कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे सरफेसी एक्ट नहीं लगता, कब कब आप सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते रिकवरी करने के लिए, आज हम सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे कानून के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप सबको मालूम है, एग्री लैंड अगर आपकी हो, अगर बैंकों ने एग्री लैंड के ऊपर चार्ज ले भी रखा है, तब भी उसके ऊपर कब्जा लेने के लिए आप सरफेसी एक्ट की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेक्शन 31 ऑफ सरफेसी एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। एग्री लैंड, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर अगर एग्री लैंड के ऊपर बैंक अपना कब्जा ले लेके गरीब किसानों को तंग करेंगे, गरीब किसानों को बाहर निकाल लेंगे, तो काम कैसे होगा, आगे बढ़ेगा कैसे देश। तो एग्री लैंड किसान भाइयों के पक्ष में, उनके बेनिफिट के लिए और देश के हित में देख के इस चीज का फैसला लिया गया है कि भाई इस चीज के ऊपर इतनी जल्दबाजी से बिना कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बैंक को एक्सेसिव पावर्स ना दी जाए। उसके बाद अगर बैंक ने कोई लोन आपको दिया है जिसमें सिक्योरिटी रखी हुई है एयरक्राफ्ट्स की या शिप्स की, जो कि पता नहीं इंडिया में घूम रहे होंगे या फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे होंगे, है ना, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का भी मसला उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो अगर उस सिक्योरिटी के ऊपर कब्जा लेना, अब जहाज की सिक्योरिटी रखी हुई है, चाहे एयरक्राफ्ट है चाहे पानी वाला जहाज है, तो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बैंक कब्जा लेने के लिए बिना किसी की पावर के एकदम से कब्जा लेने थोड़ी चला जाएगा कि बैंक एक छोटी सी नाव बना के अपने बंदों को भेज दे कि भैया शिप से सारे बंदे बाहर निकालो। वो शिप घूम रहा हो अमेरिका में, वो जहाज घूम रहा हो फॉरेन कंट्री में, चलो इंडिया में भी हो, तो तब भी इन वेसल्स के ऊपर, क्योंकि ये ऑफ इंपॉर्टेंस होते हैं कंट्री के लिए, तो इसको सरफेसी एक्ट के अधीन नहीं रखा गया है। तो ये भी सेक्शन 31 ऑफ सरफेसी एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। जो एयरक्राफ्ट है तो उसके ऊपर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 लागू होता है, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और जो शिप्स होती हैं उसके ऊपर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 लागू होता है, तो आपको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। सरफेसी एक्ट के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो स्मॉल बोरोअर्स हैं, जिन्होंने बेचारों ने ज्यादा पैसा लिया ही नहीं है, यार आपने घर की प्रॉपर्टी रख दी है, 10 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, कुछ भी है वैल्यू प्रॉपर्टी की, आपका जो लोन अमाउंट है वो यार 1 लाख रुपए से भी कम है। लोन अमाउंट जो ड्यू रह गया है या जो आपने लोन लिया था वो 1 लाख रुपए से भी कम है उसका आउटस्टैंडिंग। तो यार इतने छोटे अमाउंट के लिए, किसी का 70-80 हजार रुपए का है, तो उस बेचारे बंदे को तंग करने के लिए कि बैंक उसकी इतनी बेइज्जती कर दे, उसके घर के बाहर जाके पर्चा लगा दे कि डिफॉल्ट हुआ है जी, हम प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेना चाहते हैं, सिंबॉलिक पोजीशन ले ले, तो ऐसा चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सरकार ने इस चीज के बारे में सोचा है और उन्होंने बोला है कि भाई अमाउंट अगर 1 लाख रुपए से कम है तो फिर आप सेक्शन 31 के अंदर लिख दिया गया है कि आप सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते। सिमिलर चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है कि भाई अगर लोन का 80% से ज्यादा हिस्सा प्रिंसिपल और ब्याज का बोरोर ने चुका दिया है, भाई 80% प्लस हिस्सा वो चुका दिया है उस बंदे ने, सिर्फ लेस देन 20% हिस्सा ही आउटस्टैंडिंग बचा है, तो कहते हैं यार 20% से कम हिस्से के लिए तो कम से कम बोरोर को तंग नहीं किया जाए। तो 20% से कम अगर हिस्सा बचा है लोन का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, तो सेक्शन 31 में लिख दिया गया है कि आप सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सरफेसी एक्ट में आपके अंदर फिर पावर्स नहीं है, ताकि स्मॉल बोरोअर्स को जो इतनी मेहनत से 80% प्लस अमाउंट पे कर चुके हैं, तो उन बेचारे बंदों को तंग ना किया जाए। इस चीज के लिए उनको एक तरह से उनके ऊपर थप्पा ना लगाया जाए कि ये बंदे डिफॉल्टर हैं, समाज में सब जगह पता चलता है, ऑक्शन नोटिस निकलते हैं, तो इस तरह से ना बिहेव किया जाए। तो इस चीज का बचाव किया गया, जो कि एक अच्छी प्रोविजन है। आप सारी ये चीजें पढ़ेंगे तो सारी बहुत ही सोच समझ के चीजों को बनाया गया है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ के। उसके बाद बात आती है मल्टीपल एंड कंजोर्शियम बैंकिंग केसेस की, जिसमें 2 या 3 बैंक्स मिलके या ज्यादा बैंक्स मिलके एक ही प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे लोन दे देते हैं। तो ये मैंने पहले ही मेंबरशिप वाली वीडियोस में समझाया हुआ है। प्रॉपर्टी एक ही है, चाहे वो आपके स्टॉक है, चाहे आपकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, उसी को गिरवी रख के 2 या 2 से ज्यादा बैंकों ने लोन ले रखा है। याद रखिए, प्रॉपर्टी एक ही है, सिक्योरिटी एक ही है, दोनों तीनों बैंकों के पास या 4-5 बैंकों के पास एक ही प्रॉपर्टी है, उसी को ही मल्टीपल कंजोर्शियम में ट्रीट किया जाएगा। हालांकि मल्टीपल कंजोर्शियम में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फंडा यही है कि प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए, मतलब ज्वाइंट फाइनेंसिंग ऑफ एसेट, कि एक ही प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे लोन दिया हुआ है 2 या 2 से ज्यादा बैंकों ने, उसको मल्टीपल एंड कंजोर्शियम बैंकिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा घर है, ठीक है, तो मेरे घर के ऊपर मान लीजिए
एसबीआई ने 10 लाख रुपए का लोन दिया, एचडीएफसी ने मान लीजिए 1 करोड़ का लोन दिया, उसके बाद एक्सिस बैंक ने भी 1 करोड़ का लोन दिया। तो मेरे घर की प्रॉपर्टी पे ही ये तीन बैंकों ने 1 करोड़, 1 करोड़ और एसबीआई का 10 लाख, तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का लोन चल रहा है। ठीक है, अब कल को क्या हुआ कि एसबीआई में मेरी कुछ किस्तें लेट हो गई, ठीक है, मेरा एसबीआई में अकाउंट एनपीए हो गया, जबकि एचडीएफसी और एक्सिस में अभी एनपीए नहीं हुआ या वहां पे अभी भी ठीक ठीक चल रहा है। एसबीआई में किसी कारणवश कोई मेरा चीज का कुछ इशू हो गया या कुछ हो गया, एसबीआई में मेरा अकाउंट एनपीए हो गया, और एसबीआई अब बोलता है कि मेरा खाता जी एनपीए हो गया 10 लाख रुपए वाला, और प्रॉपर्टी मेरे पास भी इस प्रॉपर्टी का चार्ज है, तो मैं सरफेसी एक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करके इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लूंगा। एसबीआई ये बोलने लग गया। तो भैया ऐसे चीजें नहीं होती हैं। उन्होंने बोला है कि जब एक कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इतनी फाइनेंसिंग दे रखी हो, तो कम से कम जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जितना पैसा देना रह गया है, उसमें से एटलीस्ट 60% पैसा जिन बैंकों ने दिया है, 60% पैसा जिन बैंकों ने दिया है, कम से कम उनकी मंजूरी होनी चाहिए कि सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल करना है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी, तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए में से एसबीआई का तो पोर्शन खाली 10 लाख रुपए था, वो तो 10% भी नहीं बनता, इनफैक्ट 5% भी नहीं बनता। तो इतने कम छोटा लेंडर आके उसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लेने की कोशिश करे और बाकी सारे बैंकों को खराब कर दे, तो ऐसी चीजें करनी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम 60% लेंडर, 60% लेंडर मतलब 60% लेंडर का मतलब है जिन्होंने कम से कम लोन, जिनका लोन में कम से कम 60% हिस्सा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 60% हिस्सा हो। अगर एक ही लेंडर का 60% हिस्सा है, तो फिर एक लेंडर अपने तरीके से चल सकता है। अब मान लो एक लेंडर ने 80% लोन दिया है, एक लेंडर ने 20% लोन दिया है, ठीक है, लोन सैंक्शन अमाउंट की बात नहीं कर रहा, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, जो रह गया है लोन, बैलेंस रह गया है जो, उसमें से 80% एक बैंक का है, 20% दूसरे बैंक का है। तो अब 80% वाले बैंक को 20% वाले बैंक की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, वो आगे बढ़ सकता है अपनी कार्रवाई करने के लिए सरफेसी एक्ट की। लेकिन 20% वाला लेंडर जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 20% शेयर है। कम से कम 60% शेयर जिन लेंडर्स के पास है, अब किसी लेंडर के पास 30% शेयर है, अब दूसरे के पास 20% शेयर है, अब दूसरे के पास एक दूसरे के पास भी 20% है, यहां पे लिख देता हूं, एक के पास 30% शेयर है, एक के पास 20% है, और एक के पास 20% है, और एक के पास 30% है। ठीक है, अब ये 30 और 30 मिलके अगर ये डिसाइड करें कि सरफेसी एक्ट लगाना है तो ये कर सकते हैं। ये दोनों मिलके डिसाइड करें कि लगाना है तो नहीं, क्योंकि इनका 40% बनता है। ये दोनों मिलके करें नहीं, क्योंकि इनका 50% बनता है। ये तीनों मिलके करें तो हाँ 30, 40, 50, 60, 70% बनता है। तो कम से कम 60% लेंडर्स की मंजूरी होनी चाहिए, तब जाके आप सरफेसी एक्ट लगा सकते हो। ये सेक्शन 13(9) ऑफ सरफेसी एक्ट में क्लियर किया गया है। उसके बाद प्लेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं। प्लेज ऑफ गुड्स क्या होती है कि भाई आपने कोई लोन लिया, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी है वो आपने बैंक के पास ही रखी है। उदाहरण के लिए गोल्ड लोन, तो आपने गोल्ड लोन आप बैंक में लेने जाते हो, तो आपने गोल्ड तो बैंक के पास ही रख दिया। तो बैंक के पास ही अगर गोल्ड पड़ा है, तो बैंक को सरफेसी एक्ट लगाने की क्या जरूरत है? सरफेसी एक्ट तो वो होता है कि जब आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना पड़ता है बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के। यहां पे तो पोजेशन, प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक के पास है, तो उसको पोजेशन लेने की क्या जरूरत है? तो प्लेज ऑफ गुड्स के केस में पोजेशन तो ऑलरेडी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी तो ऑलरेडी लेंडर के पास पड़ी है, तो वहां पे भी उसको सरफेसी एक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सेक्शन 31 ऑफ सरफेसी एक्ट में क्लियर कर दिया गया। उसके बाद राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एज पर द सेक्शन 47 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी सेक्शन 31 ऑफ सरफेसी एक्ट में बात कही गई है। भैया मैंने किसी बंदे को काम के लिए कुछ सामान दिया कि भैया इस चीज को मान लो रिपेयर करके दो, ठीक है, मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी को रिपेयर करके दो, ठीक है। तो उसने रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद अब वो कहता कि ये अंकुश जी 100 रुपये हो गए आप रिपेयर का खर्चा, तो 100 रुपये आप मेरे को पे करो। मैं कहता हूँ कि यार 100 रुपये मैं पे नहीं करूंगा तेरे को, ठीक है। अब घड़ी है मान लो 50,000 रुपये की, ठीक है, घड़ी 50,000 रुपये की है, रिपेयर पे 100 रुपये का खर्चा हुआ है। तो मैंने बोला कि यार मेरी घड़ी वापस करो, वो घड़ी वापस नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसको 100 रुपये मिले नहीं, ठीक है। तो वो उसके पास हक है घड़ी को अपने कब्जे में रखने का। इसको राइट ऑफ अनपेड सेलर बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मतलब में इसका जिक्र किया गया है। तो खैर उसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो बात पूछी जाती है कि भैया क्या जो अनपेड सेलर है, तो क्या वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है? या मान लो उसने घड़ी भी मुझे वापस दे दी हो, तो क्या कल को वो ये बोल सकता है कि भैया मेरा जो 100 रुपया ड्यू था
घड़ी अंकुश जी को मैंने दे दी थी, उन्होंने बोला था कि मैं 30 दिन बाद आपको दे दूंगा पेमेंट, मेरे पे विश्वास कीजिए, पर वो पेमेंट देने नहीं आए, पर मैं सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करूंगा और अब घड़ी को अपने कब्जे में लूंगा सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करके। नहीं, तो उन्होंने बोला कि भाई जो राइट ऑफ अनपेड सेलर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपने सेल्स ऑफ गुड्स किया है, आपने कोई लोन का ट्रांजैक्शन, फाइनेंसिंग का ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो यहां पे मतलब मैंने लिखा है कि पोजेशन ऑफ गुड्स, उसमें वो रिटेन करता है, राइट ऑफ लियन रखता है। तो कई बार पोजेशन नहीं भी होता, घड़ी दे दी उसने पर मैंने अभी पेमेंट नहीं की, तो राइट ऑफ अनपेड सेलर, मतलब टेक्निकली राइट ऑफ अनपेड सेलर तब आता है जब, जो मैंने आपको घड़ी वाले एग्जांपल दी थी कि घड़ी को उसने अपने कब्जे में रख लिया, लेकिन मैंने आपको दूसरा भी एग्जांपल साथ में ऐड कर दिया कि भाई घड़ी मेरे पास ही है, घड़ी उसने मेरे को वापस कर दी थी। मान लो आपकी नॉर्मल सेल्स ऑफ गुड ट्रांजेक्शन, आपने गुड्स डिलीवर कर दी पर आपको पेमेंट नहीं आई, तो अब आप पोजेशन थोड़ी ले सकते हो उन गुड्स का जाके। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको सोचने वाली है, मतलब कि क्योंकि ये सेल्स ट्रांजेक्शन है, तो कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, सप्लायर कोई लेंडर नहीं है। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड और 1908 में कवर की गई हैं। सेक्शन 31 इसके बारे में बोलता है सरफेसी एक्ट का कि इन सिक्योरिटीज के ऊपर भी आप सरफेसी एक्ट का नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये इसेंशियल चीजें हैं। आप इन चीजों को अगर कब्जे में लेना शुरू कर दोगे तो फिर बंदा यार खत्म ही हो जाएगा यार। उसके अब अपैरल्स उठा लो, उसके कपड़े उठा लो, उसके बर्तन उठा लो, उसका बेड उठा लो, कोई जो आर्टिस्ट हैं जो मतलब हथौड़े वगैरह से कोई काम करते हैं उनके वो औजार उठा लो। ठीक है, कोई फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी चलाते हैं, जो इंप्लीमेंट से या लाइव स्टॉक से, पशुओं से जो जिंदगी चलाते हैं, वो पशु उठा के ले जाओ, वो इंप्लीमेंट्स उठा के ले जाओ। कहते जो रोजगार करने के लिए जो एक कोर चीज है, एक बेसिक लेवल की जो नीड्स होती हैं लाइफ की, आप उनको सरफेसी एक्ट के अंदर नहीं उठा सकते। चाहे आपने उस लाइव स्टॉक के ऊपर चार्ज रखा हो, चाहे उस पशु के ऊपर चार्ज रखा हो, चाहे उस इंप्लीमेंट के ऊपर आपने चार्ज रखा हो, तो तब भी आप उनको सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करके नहीं उठा सकते। तो ये जरूरी भी है। इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसे तो घर हमने घर की प्रॉपर्टी रखी है, अगर घर को कब्जे में ले लेंगे तो क्या सड़कों पे रहेंगे सारे? तो उन्होंने घर के बारे में क्लियर किया कि भाई घर के ऊपर कब्जा लिया जा सकता है, घर को इस सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कवर नहीं किया गया है। राइट, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बैंक कोई एक्शन नहीं ले सकता सरफेसी का अगर लोन टाइम बार्ड हो जाए। टाइम बार्ड का मतलब ये होता है कि भैया आपको कुछ भी करना है ना तो टाइम से करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप सोए रहे और 20 साल बाद जागे कि अच्छा ये तो मेरी चीज थी, मेरे को वापस करो मेरी चीज। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको एक्शन लेना है, आपको अपनी चीज की संभाल करनी है और टाइम पे एक्शन लेना है। तो ये लिमिटेशन एक्ट में कवर किया गया है। ये भी सेक्शन 36 ऑफ सरफेसी एक्ट बोलता है कि अगर कोई डेट टाइम बार्ड हो गया है तो आप उसके ऊपर सरफेसी नहीं लगा सकते। तो क्या होता है कि जैसे आपने 13(2) का नोटिस दिया कि भैया लोन रिकवर करना है, मेरे को पैसे दो 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद 60 दिन बीत गए, पैसे आए नहीं, उसके बाद आप 3 साल सोए रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 साल कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई कांटेक्ट नहीं किया, बोरोवर को कुछ नहीं किया, बैंक बंद हो गया था, बंदे चले गए थे, किसी को ध्यान में नहीं रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, फिर आप 3 साल बाद एकदम से जागे, ओ नहीं 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 हमने पहले 13(2) का नोटिस भेजा था, 60 दिन बाद पेमेंट नहीं आई, अब हम 13(4) का एक्शन शुरू करेंगे, अब हम प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेंगे। ऐसे नहीं, ये 3 साल जनरली 3 साल होता है, ज्यादा भी हो सकता है। पूरा इसमें क्लियर नहीं किया गया कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर कितना टाइम है, तो मैंने जनरली 3 साल पढ़ा तो मैंने 3 साल लिख दिया। तो आप 3 साल आपने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद आप सडनली जाके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, फिर सरफेसी एक्ट नहीं लागू होगा आपके ऊपर। उसके बाद जो किराएदार प्रॉपर्टी में रहता है, अगर वो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है और आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने से पहले वो किराएदार बैठा था, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन ये बोला गया है कि उसके फिर टेनेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भैया बोरोवर ने नुकसान किया तो यार जो किराएदार अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा है उसको घर से बाहर क्यों निकाला जाए। तो फिर वहां पे कब्जे की बड़ी दिक्कत आती है प्रॉपर्टी लेने में, है ना। तो इसीलिए बैंक्स एनओसीज लेते हैं अगर उनको पता चल जाए कि वहां पे किराएदार है, और यही चीज जाननी बड़ी जरूरी हो जाती है कि भाई प्रॉपर्टी में कोई किराएदार तो नहीं बैठा। इसी चीज में बहुत बड़ी गेम हो जाती है। आपने काफी सारे केसेस सुने भी होंगे कि किराएदार बिठा के मतलब इस चीज को गोची कर लिया गया, जब गोलमाल कर लिया गया। उसके बाद कंपनीज के केस में बोला गया कि अगर सीआरपी इनिशिएटेड है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई है तो उस कंपनी को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो आईबीसी 2016 है उसके अंदर अगर एप्लीकेशन डाली गई है एनसीएलटी में और एडमिटेड हो गई है ये कंपनी का स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए,
तो उसके बाद एक मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, एक स्टे स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर सारी प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट स्टॉप हो जाती हैं, कंपनी को स्ट्रेस फ्री करने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो उस केस के अंदर अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ये एडमिटेड होगी है अगर एप्लीकेशन एलसीएलटी में, तो फिर आपको सरफेसी की प्रोसीडिंग्स रोकनी पड़ेंगी। ये एप्लीकेबल होता है कंपनीज और एलएलपी के केस में। तो अगर आपकी लीज है, चाहे आपकी ऑपरेटिंग लीज हो, ऑपरेटिंग लीज जैसे आपने कोई घर किराए पे दे रखा है, चाहे आपकी फाइनेंशियल लीज हो, जैसे आप कोई हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं कि जिसके अंदर जब लास्ट किस्त पे जो हो जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, तो जो बोरोर होता है वो ओनर बन जाता है एसेट का। कहते हैं दोनों लीज के केस में आपका सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अंदर फाइनेंशियल लीज में रीपोजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किस्तों में डिफॉल्ट हो गया तो एसेट को उठा के वापस ले लिया जाता है, तो कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कवर होगा, सरफेसी एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। तो मतलब लीज वाले केसेस सरफेसी एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। कई बैंक लीज के ऊपर मशीनरीज वगैरह फाइनेंस करते हैं, तो वो जो लीज के ऊपर मशीनरीज फाइनेंस हुई हैं तो वो सरफेसी एक्ट के अंदर नहीं आती। उसके बाद कहते हैं कोई गुड्स के ऊपर कब्जा किया गया, या कोई पैसे के ऊपर कब्जा किया गया, या सिक्योरिटी के ऊपर कोई कब्जा किया गया एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी सेक्शन 31 बोलता है सरफेसी एक्ट का। इसके लिए एक एग्जांपल है, कहते कि एक बैंक के पास एफडी पड़ी थी 5 लाख की, उसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं था, बंदे ने वैसी रखी हुई थी जैसे मैंने कोई एफडी रखी हुई है 5 लाख रुपए की, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। मैंने एचडीएफसी बैंक से एक लोन ले लिया, पर्सनल लोन 10 लाख रुपए का, ठीक है, कोई एफडी लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा उस 10 लाख के लोन के ऊपर डिफॉल्ट हो गया, एचडीएफसी को पता चल गया कि मेरी एफडी पड़ी है 5 लाख की, या मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 5 लाख रुपए का, तो उन्होंने उसके ऊपर लियन लगा दिया फटाफट कि भाई ये पैसे ना निकाल ले, कहीं करंट अकाउंट से पैसे ना निकाल ले, या सेविंग से पैसे ना निकाल ले, या एफडी ना तोड़वा ले। तो उन्होंने वो पैसा एडजस्ट कर लिया अपने लोन के अगेंस्ट जो मैंने पर्सनल लोन देना था। तो उसमें कहते हैं इस सिनेरियो में तो उनको कोई सरफेसी का एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई सरफेसी एक्ट नहीं लागू होता। वो अपने एंड पे ये चीजें कर सकते हैं, पर इसमें सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। सरफेसी एक्ट इन चीजों को कवर नहीं करता, उनको इन चीजों को करने के लिए सरफेसी एक्ट की परमिशन नहीं चाहिए, या सरफेसी एक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। सिमिलरली आपने सुना होगा कि हम प्रॉपर्टी कई बार कोई नेगेटिव लियन में रख लेते हैं ना नेगेटिव लियन में, मतलब उसके ऊपर मॉर्गेज क्रिएट नहीं करते। तो उसके ऊपर मॉर्गेज क्रिएट नहीं हुआ तो कहते फिर अगर कल को डिफॉल्ट हो गया तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कब्जा चाहिए तो आप सरफेसी एक्ट की शक्तियों का, उसकी पावर्स का इस्तेमाल एज अ बैंकर नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये चीजें थी जो आपको मैंने समझानी थी सरफेसी एक्ट की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।